शुरू करते हैं बेटा। क्लास 10th केमिस्ट्री का आज सबसे लास्ट चैप्टर है, कार्बन है और इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ये काफ़ी अच्छा वेटेज आता है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे सैम्पल पेपर कर चुके हैं तो आइडिया लग गया होगा कि सैम्पल पेपर का जो डी वाला सेक्शन था जो हमने 5 मार्कर किया था उसमें से कार्बन के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे जो हमने उस टाइम तो छोड़ दिया। एक बार पढ़ लेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा कुछ भी रटने वाला चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, आप चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, चैप्टर अपने आप आता जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। कार्बन और इट्स कंपाउंड। देखो, सबसे पहली चीज़ ना कि चैप्टर का नाम ही सिर्फ कार्बन पे बेस्ड है। हमने तो इतने सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी टिल नाउ, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, 119 हो चुके होंगे शायद, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स होने के बाद भी हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और पूरा डिटेलिंग ही कार्बन के बारे में ये चैप्टर। तो कुछ तो ऐसा यूनिक होगा ना जो उन सबके पास नहीं है लेकिन कार्बन के पास है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आप जहाँ से केमिस्ट्री, ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, आप इसके बाद 10th की केमिस्ट्री खत्म कर चुके होंगे। 11th में जब आपको अगर पीसीएम या पीसीबी आप लेते हो तो जहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना, ये और यहाँ से आपका 11th का ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 11th में साइंस लेने का मन कर रहा है और मिल भी जाती है बाई लक, तो अगर ये चैप्टर क्लियर है, मैं वैसे तो सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक ही बेस्ड आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे होती है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्बन और इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन के बारे में पढ़ना है और कार्बन के ही कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या यूनिकनेस है जो सिर्फ कार्बन के पास है बाकी सबके पास नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर कार्बन नहीं होता हमारे अगल बगल तो हमारी लाइफ ऐसे पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, चाहे मैं लिविंग थिंग्स के बारे में बात करूं चाहे मैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करूं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हम सब की बॉडी में कार्बन है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लो, हम जो खाना भी खाते हैं ना उसमें कार्बन है। तुम अपने इन्वायरमेंट में देख लो, कार्बन है। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं कार्बन का कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर प्रेजेंट है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल ले लो, आप ऑयल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, वो सब कहीं ना कहीं उनमें कार्बन किसी तरीके से ज़रूर है। ठीक है, इसलिए कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो कवर कर ही रहा है, साथ में साथ नॉन लिविंग को भी वो कवर कर रहा है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस तो जान ली, इंपॉर्टेंस आपसे सवाल नहीं पूछने वाला। सवाल क्या पूछेगा, देखो पहली चीज़ तो कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे किसी भी इंडिविजुअल की छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होती है ना कि उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही ये कुछ कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, छोटी क्लास में अभी पढ़ चुके होगे। एलिमेंट की बात करूँ तो कार्बन नेचर में कैसा है बेटा, नॉन मेटल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कोयले में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, जो सारे फॉसिल फ्यूल हैं, सारे ऑयलें हैं, इन्हीं की मदद से बनाई जा रही है, तो कार्बन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। सिंबल की बात करूँ तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे आप, कहीं भी कार्बन लिखना होगा। एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी अगर कार्बन आपको लिखना है तो सी लिखकर इसके नीचे 6 लिख देंगे। एटॉमिक मास की बात करूँ, वैसे तो गिवन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ऑलरेडी हमने मेटल नॉन मेटल में काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी इलेक्ट्रॉन को जिस पैटर्न में शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है। मैक्सिमम के में 2 भर सकते हैं, बाकी कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। तो मेरे पास तो 6 है, मैंने 2 इसमें डाल दिया, 4 इसमें डाल दिया। ठीक है, वैलेंसी की बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर लिंक करो, मैंने आपको बताया था अगर किसी की आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम किसके अंदर रखते हैं, मेटल के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने 4th वाला केस आपको हटवा दिया था, याद करो, मैंने बोला था 4th की बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नॉन मेटल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो भाई कैसे पता करेंगे वैलेंसी कितनी है। तो आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। ठीक है, क्यों है, कैसे है, वैलेंसी तो आपको क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई 4 है। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या ये कार्बन अभी स्टेबल फॉर्म में है, नहीं है। पहली चीज़ तो ये, अगर यहाँ 8 होता तो वह स्टेबल होता, इतने लिंक करना चीज़ों को, ये अभी स्टेबल नहीं है, यानी इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए।
ये लोग क्या करते थे, मेटल नॉन मेटल में क्या करते थे ये लोग, या तो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे और दूसरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते थे, यानी कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन होता था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, कार्बन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। ये लोग कैसे कंपाउंड बनाते थे अगर मैं बात करूं तो, इनके जब ये कंप्लीट लॉस करते थे कंप्लीट गेन करते थे, तो जो कंपाउंड बनता था उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते थे, आयनिक कंपाउंड कहते थे, ठीक है। लेकिन अब कार्बन क्या कर पा रहा है, सुनना ध्यान से, अब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन को स्टेबिलिटी अचीव करनी है, कार्बन को स्टेबिलिटी अचीव करनी है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो कार्बन अपने अंदर से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 है और 4 है, ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये अपने अंदर के चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, ठीक है, तो सिर्फ 2 बच जाएगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कोई इसको दान में 4 इलेक्ट्रॉन्स और दे दे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। गेन वाले केस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 मार्कर और 3 मार्कर में डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है कि कार्बन स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है और क्यों नहीं करता है, बाकियों से अलग क्यों करता है। सुनना, ये लिखने वाली चीज़ों को नहीं, पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन है फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी इसके पास, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास अभी, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसके पास 6 प्रोटॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। सपोज करो इसने 4 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये 2 ही रहेगा, 4 और आ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 + 8 कितने हो जाएंगे, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्रोटॉन का लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन जैसा है वो वैसा का वैसा रहता है, यानी जो पहले 6 प्रोटॉन था वो अब भी 6 प्रोटॉन रहेगा। एटम का स्ट्रक्चर याद करो, ये न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। बाहर क्या घूमते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि वो पिंजड़े में कैद है। आप ऐसे समझो, वो दोनों तो पिंजड़े में कैद है, वो बाहर निकल नहीं सकते, बाहर फ्री कौन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, न्यूट्रॉन जो है ना, ये न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है, ऐसे नहीं कि खाली पीले उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सबसे मेजर रोल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उनको पकड़ कर रखे, उनको होल्ड करके रखे, वरना वो फ्री हो जाएंगे, वरना वो भाग जाएंगे, अपने ऑर्बिट से कूद जाएंगे, जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, कि आप इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखो, ठीक है। अब अगर मान लो ये वाला केस हो जाता तो बेचारा खुद ही सोचो, क्या 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाता, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, इसके बस की नहीं है कि बेचारा सिर्फ 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर। ये वही बात हो गई कि एक टीम में 6 गुंडे हैं, एक टीम में 6 ही 10 गुंडे, एक में 6 ही है, तो कैसे, जो ज़्यादा है वो हावी हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे। इस वजह से कार्बन बेचारा लॉस नहीं कर पाता, गेन नहीं कर पाता 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये केस कट हो गया। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर जाएगा तो पहले जो कार्बन के पास 2 और 4 था ये कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अभी भी प्रोटॉन कितना रहेगा, 6 रहेगा। तब भी बैलेंस नहीं है कि 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बहुत एनर्जी लगेगी, जो कि बस की नहीं है। 1-2 तो इंसान लॉस कर देता है, लेकिन 4 लॉस करने में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लॉस कर पाए। तो दोनों ही चीज़ें वो नहीं कर पाता, वो गेन भी नहीं कर पाता, वो लॉस भी नहीं कर पाता। एक बार रीज़न को पढ़ो कैसे, वो तो मैंने समझा दिया, बट लिखेंगे कैसे। Carbon either gain 4 electron, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold
10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा अगर लॉस कर जाए तो, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जस्टिफिकेशन देनी है कि कार्बन दोनों ही चीजें नहीं कर पाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो करेगा क्या भाई, तो ये करेगा क्या, ये करेगा शेयरिंग, जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं। मेटल नॉन मेटल में हमने इसके बारे में कोई बात नहीं करी थी। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अपने आप को अचीव करने के लिए। कोई पूछेगा कार्बन स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है, तो बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। होता क्या है, कार्बन को चाहिए या तो अपने जैसा या तो कोई अलग एटम, ठीक है, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है। कार्बन का सबसे अच्छा जो बॉन्ड बनाता है या सबसे अच्छा जो फ्रेंड है वो ये बोलो हाइड्रोजन, ठीक है। इतने सारे कंपाउंड है कि आज तक डिस्कवरी नहीं हो पाया कि कार्बन और हाइड्रोजन के कितने सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। वो स्कोप से बाहर है। पूरी ऑर्गेनिक की इतनी मोटी बुक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पे ही बनी हुई है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन को चाहिए कोई भी एटम अपने जैसा ले लो, कार्बन ही ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या है, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखता हूँ, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, ये मान लो एक एटम है जिसका एक न्यूक्लियर, जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक एटम है जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले दोनों दूर दूर हैं, फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड हुआ कि हमें स्टेबिलिटी अचीव करनी है, हम दोनों ही ना लॉस कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं। अल्टीमेट ऑप्शन क्या है कि हमें शेयर करना है। दोनों पास आएंगे, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो अगर मैं पहले वाले एटम पे नजर डालूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए के शेल के लिए, इसके पास हो गए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेटिस्फाई, हो गया स्टेबल। दूसरे वाले अगर मैं एटम की बात करूं तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया स्टेबल। शेयरिंग करने से दोनों ही स्टेबल हो गए, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। जैसे अगर दिखाओ तो इसके पास भी दो हो गए और इसके पास भी दो हो गए, ठीक है। तो दो होने की वजह से अब वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। दो नहीं होता, मैं अभी आगे बताऊंगी, बस एग्जाम्पल आज दे के आपको बताया। तो क्या लिखा है, अ केमिकल बॉन्ड, दूसरी चीज, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं तो उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बिल्कुल अलग था, कंप्लीट लॉस कंप्लीट गेन। ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक बार ऊपर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उससे पहले ये चीजें नोट डाउन करो कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। पहले ये पूरा लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखेंगे। चलिए, ये तो जान गए कि कार्बन क्या कर रहा है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। कैसे शेयरिंग हो रही है, कैसे कोई कंपाउंड बन रहा है, ये जानना है, ठीक है। ये आपको बनाने को आने वाले, जैसे हम आयनिक कंपाउंड बनाना सीखे थे ना, कैसे लॉस हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है, फिर एक NaCl बन रहा है, कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, सेम वैसे ही कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। देखो बनाने का तरीका, सबसे पहले तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास तो भाई एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो सबसे पहले जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पूछ रहा है, यानी आपसे फॉर्मेशन पूछ रहा है वो H2 की, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना दो, ठीक है। मुझे तो एक और हाइड्रोजन चाहिए तभी शेयरिंग होगी, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, सिंपल सा, बहुत इजी है ये बनाना, ये आयनिक की तरह डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब दोनों दूर दूर हैं, दोनों ही स्टेबल नहीं है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों पास में आएंगे, ये दोनों पास में आएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करनी है, आपको दिखाना है बॉन्ड फॉर्मेशन। इस पे बना के नहीं छोड़ेंगे, इससे पता नहीं चल रहा है, आपको बनाना है बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छे से सर्किल करो, इस वाले हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, दो मिल गए, वो स्टेबल हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, दो मिल गए, ये भी स्टेबल हो गया। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया जिसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है।
कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बोलेंगे एक पेयर है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं, एक पेयर है, सॉरी एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर है, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? ऐसे दिखेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, आपको एग्जाम में ऐसा बनाकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और एग्जांपल। देखो क्लोरीन का मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, Cl2 जो हम पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी वो हमसे कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Klm287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन बना लेती हूँ क्लोरीन के। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, एक और क्लोरीन लाना है, तभी तो वो अपने बॉन्ड शेयर करेगा। एक और क्लोरीन लेके आती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों दूर दूर हैं, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब वो 8 हो जाएंगे, दोनों पास में आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये भी अपना यहाँ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये भी सेम अपने बॉन्ड बनाएगा। देखो इसने बॉन्ड बनाया एक, अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये भी वैसे ही बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी सिर्फ एक पेयर बना है, तो ये भी कैसा होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा तो ऐसा कुछ आपको बना के दिखाना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बना के दिखाओगे तुम लोग? ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, ऑक्सीजन बना के दिखाओ, नाइट्रोजन बना के दिखाओ। ठीक है, बाकी और अभी तो मैं सिर्फ आपसे सिंगल सिंगल पूछ रही हूँ, एलिमेंट है ये सब सिंगल सिंगल, जब कंपाउंड फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, बना के बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रोजन डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया, वाटर का कैसे बनाना है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब हम कंपाउंड्स में आगे देख रहे हो ना, अभी तक हम सिंपल एलिमेंट्स देख रहे थे सिंगल सिंगल करके, अब हम कंपाउंड्स का देखेंगे। देखो वाटर में क्या है बेटा? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना, 1 ऑक्सीजन बीच में बना लो। ठीक है, सिंपल सा तरीका। अच्छा 1 2 3 4, अभी इलेक्ट्रॉनिक अभी बनाया था ऑक्सीजन का, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 5 और ये रहा 6। बहुत सिंपल सा, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बना दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बना दो। ठीक है, सिंपल सा। हाइड्रोजन को पहले सेटिस्फाई करो, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले हाइड्रोजन को कंप्लीट करो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन को कंप्लीट करो, ये सारे बॉन्ड्स लेके कवर करो। ठीक है, अब गिनती कर लो, एक पहले हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट वाटर का मॉलिक्यूल बन गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी लिख लेंगे, अभी लिख लेंगे, 2-3 देख लो। CH4 का बनाइए, CH4 का ट्राई करिए। चलो ठीक है, मिथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? CH4 का नाम मिथेन होता है, कैसे होता है वो तो हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो चीजें आ जाएंगी। देखो सबसे पहले कार्बन बना लो। ठीक है, मान लो पहली चीज तो ये, आपको एग्जाम में वो लिखा नहीं रहेगा CH4, अभी तो आपको आइडिया है कि हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। बहुत सारे ऐसे ही कंपाउंड मिलेंगे। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आएगा कि आपको शो द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन इथाइल अल्कोहल, शो द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसे कंपाउंड आने वाले हैं, तो तुम्हें वो लिख कर नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला। ठीक है, पहली चीज तो याद रखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 4। ठीक है, सबसे मेजर कॉन्सेप्ट याद रखना है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लो। ठीक है, यानी कार्बन जब किसी 4 के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी तो स्टेबल होगा, क्योंकि 4 है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तभी वो, यानी ये इसके जो ये 4 बॉन्ड है ना, ये पूरे फुलफिल होने चाहिए। ये आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं भी समझा रही हूँ। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन का ये रहा, एक का ये रहा और एक का ये रहा। हाइड्रोजन 2 से ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता, उसको बस एक ही तो चाहिए भाई। तुम कहाँ 2-3 करा दोगे तो वो होगा ही नहीं। ये देखो, एक पहले हाइड्रोजन को फुलफिल कराओ, पहले हाइड्रोजन को फुलफिल कराओ, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन देते चलो, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन देते चलो, लास्ट में फिर जाके आप कार्बन को फुलफिल कराओ। ये जितने इलेक्ट्रॉन है सबको अच्छे से कवर करो।
अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा फ्लावर टाइप दिखता है मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बुक में भी देखोगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और ऐसे ही कॉपी में बनाकर आना है आपको। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सब सिंगल है, सब सिंगल है, देखो ना ये भी सिंगल। और अगर इसको ऐसे नहीं बनाते तो लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, CO2 को बना के दिखाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। चलो चलो देखो CO2 के अंदर कैसे शो करेंगे, ठीक है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि मुझे दो दो सेटिस्फाई कराना है ऑक्सीजन को, इसलिए इस तरीके से बना रही हूँ। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम वैसे ही ऑक्सीजन की इधर बना लो 1 2 3 4 5 6। पहले ऑक्सीजन को फुलफिल कराते हैं इसके बॉन्ड को, देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 काम बन गया। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 काम बन गया। बचा क्या हमारा कार्बन, कार्बन को कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया आपका CO2। जितने लोगों का ऐसे बना था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग आगे भी पढ़ेंगे, शुरुआत यहीं से हो चुकी, पूरे चैप्टर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आ जाओ, ठीक है। लंबी चौड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन दिख रहा है, सेम वही जैसे हमने आयनिक कंपाउंड बनाना सीखा था। जैसे हमने जब आयनिक कंपाउंड सीखा था तो लास्ट में क्या पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। जब ये प्रॉपर्टीज करा रही होंगी तो दिमाग में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी रन होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, दोनों पे गिव रीजन आ सकता है, ठीक है। आयनिक की प्रॉपर्टी बिल्कुल, आयनिक की प्रॉपर्टी और कोवेलेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे के वाइस वर्सा है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। याद देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा है दे आर यूजली liquids or gases due to weak forces of attraction between their molecules, only some are solids। ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस तो हुआ नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, सिर्फ शेयरिंग हुई है। तो इनके बीच जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आयनिक में क्या होता था, एक पॉजिटिव साइन आता था, एक नेगेटिव साइन आता था। यहाँ कोई साइन है ही नहीं, यहाँ कोई अपोजिट आयंस है ही नहीं, इनके बीच शेयरिंग हो रही है, तो मॉलिकुलर फोर्स कैसा है, बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से जो इनका फिजिकल स्टेट है ना नेचर में, वो कैसा है, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, कैसा है, लिक्विड और, ठीक है। तो इनका जो फिजिकल स्टेट नेचर में पाया जा रहा है, क्योंकि हमने यही पढ़ा ना, सॉलिड के बीच मॉलिकुलर फोर्स कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड और गैसेस में थोड़ा वीक होता है। तो मोस्टली ये कैसे फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड और गैसेस। सिर्फ कुछ ऐसे होंगे जो सॉलिड भी होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। आयनिक कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, वो जनरली सॉलिड होते हैं। दूसरा, आयनिक कंपाउंड बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना आसान नहीं है, बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये जब मजबूती से जुड़े ही नहीं है, जब मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ही नहीं, तो इन्हें हम बहुत ईजिली बॉयल या मेल्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही कह रहा है। तीसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड में मैंने ये पढ़ाया था कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिल्कुल उल्टा है, ये आपके वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये आपका सॉल्युबल होगा। कोवेलेंट कंपाउंड जैसे बेंजीन है, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इन सब के अंदर ये सॉल्युबल होगा, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयन। भाई जब कोई आयन बन ही नहीं रहा, जब कोई आयन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इनके फॉर्मेशन में, तो कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आपके कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में गिव रीजन आता है, एक तरफ आयनिक का पूछ लेगा, एक तरफ आपसे कोवेलेंट का पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सवाल नहीं आते, हमेशा घुमा के आएंगे, ठीक है। कोई एलिमेंट एक्स है वो ये कैरेक्टर शो कर रहा है, कोई एलिमेंट वाई है वो ये कैरेक्टर शो कर रहा है, कैसे बॉन्ड बनेंगे दोनों के अंदर, तो ये चीज़ें लिख लो। चले आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज कवर कर ली, बातें नहीं, देख लो छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। टॉपिक का छोटा सा नाम है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ रटने वाला नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है। देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रहे तो उसके अलग अलग टाइप्स, जैसे आप, अगर मैं रिलेट कराऊँ आपको तो आप रिलेट करोगे, जैसे जितने बहुत लोग जानते हैं, सुना होगा ना, विष्णु के बहुत सारे अवतार,
कहते हैं ना कि इनके इतने सारे अलग अलग रूप हैं वही, बट इनके अलग अलग अवतार हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इसको अगर मैं साइंस की टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो इन्हें हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। मतलब एक ही एलिमेंट के एक ही चीज़ की अलग अलग टाइप, मतलब बना वो उसी चीज़ से लेकिन अलग अलग फॉर्म में है, उन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कितने एलोट्रॉप्स है कार्बन की? 3 अलग अलग एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। डायमंड, और बीच वाले को बोलते हैं फ्लोरीन, ठीक है। मैं बताती हूँ, ये तो डायमंड है, सारे बच्चों को पता है, ये तो डायमंड है, ये आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। और ये कार्बन का एक और एलोट्रॉप है, बहुत न्यूली डिस्कवर्ड है, ज़्यादा साल नहीं हुए इसे डिस्कवर्ड हुए। इसे बोलते हैं बेटा फ्लोरीन, FULLEREN, एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, फ्लोरीन, ठीक है। इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, अभी रिसेंट का डिस्कवरी है ये। तीनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब बने किससे हैं ये? कार्बन से, लेकिन अलग अलग फॉर्म है नेचर में। अब खुद ही डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे, ये कितना चमकदार है, वो बेटा कैसा हो गया बेटा, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है कार्बन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट, सिंपल सा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे डायमंड और ग्रेफाइट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस तो नहीं आता कभी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन उससे गिव रीजन पूछा जाता है, ठीक है। देख लो एक बार इधर देखो, डायमंड और ग्रेफाइट को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में जो जो चीज़ें लिख दी, उनका स्ट्रक्चर भी बना दिया। पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बना हुआ रह सकता है, वो पूछेगा है क्या, ठीक है। डायमंड की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है। बहुत चमकदार है, ट्रांसपेरेंट है, ये चीज़ सबको पता है। अब इसके स्ट्रक्चर पर नज़र डालो, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पे जैसे अगर मैं इस वाले, और ये सारे क्या, जो ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो सब क्या है? सब कार्बन है, ठीक है। अगर इस वाले कार्बन को नज़र डालो तो एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ। कोई भी कार्बन उठा लो तुम, कोई भी कार्बन उठा लो, लाओ ये वाला, ठीक है। एक इधर, ये इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ। डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन अपने जैसे ही सेम कार्बन से जुड़ा 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी सीन कुछ ऐसा है कि कार्बन ऐसा है मेरा, कार्बन का ये बॉन्ड भी फुलफिल है, कार्बन का ये बॉन्ड भी फुलफिल है, कार्बन का ये बॉन्ड भी फुलफिल है, और कार्बन का ये बॉन्ड भी फुलफिल है। पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड है, सब कुछ फुलफिल है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे, देख के ही लग रहा है, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर मान लो ये फ्री होता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता, जगह होती। अब यहाँ सारे ही बॉन्ड्स फुलफिल हैं, इस वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता। जब एटम्स ही फ्री नहीं है तो वो फ्लो ही नहीं होंगे, आयन जब वो फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे पैक्ड हैं वैसे फॉर्म में, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड और हैवी, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बिल्कुल पैक्ड है, जो उसको बहुत हार्ड और हैवी बनाता है, ठीक है। इधर की बात करो, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, ठीक है। 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नज़र डालो, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, बिल्कुल काला सा है, ठीक है। एक कार्बन पे नज़र डालो किसी भी, ठीक है। लाओ मान लो मैं किसी इसको उठा लो, ठीक है। ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ। किसी भी कार्बन पर नजर डालोगे वो अपने जैसा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ईच कार्बन लिंक टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी इनका जो सीन है वो कुछ ऐसा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये खाली है, ये वाली जगह उनकी खाली है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा एक के ऊपर एक शीट रखी गई है, जैसे ब्रेड के ऊपर स्लाइस लगती है ना, वैसा एक के ऊपर एक शीट रखी गई है, ठीक है। इस एक के ऊपर एक रखने की वजह से ये बहुत स्लिपरी होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही नेचर में ऐसा है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये बहुत स्लिपरी होगा, ये एक दूसरे पे स्लिप कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे होने की वजह से, स्लिपरी नेचर होने की वजह से इसे हम मशीनरी पार्ट में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जो नहीं है, ये आपने कभी देखा होगा, कुछ कहीं बहुत सारी मशीनों में कुछ लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है, तो वो किससे बना होता है, वो आपका ग्रेफाइट से बना होता है। रीज़न पूछेगा क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है,
वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, तो स्लिपरी नेचर होता है उनका, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे जगह खाली है, वो इलेक्ट्रॉन का वो जगह खाली है, तो इस खाली जगह होने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फ्री फ्री हमने पढ़ा ना, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शंस भी पड़े हुए हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड लाइट एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है, उसकी तुलना में बोलूँ तो इतना ये टाइटली फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाता, थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, तो इतना ज़्यादा ये उसकी तरह हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी कुछ चीज़ें लिखी गई है। सवाल कैसा आता है मैं बताती हूँ, पहले तो आपको डायग्राम कभी पूछ सकता है कि किस चीज़ का है। इसको हम हेक्सागोनल रिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स बोल सकते हैं। सवाल क्या पूछेगा, एक तो कितने कार्बन से लिंक्ड है, कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा, ये एज ए लुब्रिकेंट क्यों यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्लिपरी नेचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप कोई भी बच्चा बता देगा, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास फ्री, ये क्यों करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बाकी हार्ड और हैवी क्यों है, उसका स्ट्रक्चर वैसा टाइटली पैक्ड है, ये इतना टाइटली पैक्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लिख लो। एलोट्रॉप्स के बारे में इतनी चीज़ें, बाकी फ्लोरीन के बारे में सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फुटबॉल जैसा होता है, ठीक है, फुटबॉल जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। और टोटल जो इसमें कार्बन एटम्स होते हैं वो बेटा 60 होते हैं, बस इतने आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। फुटबॉल जैसा अगर कभी भी एग्जाम में कोई पूछा है कि कोई कार्बन का कंपाउंड है जो फुटबॉल जैसा दिखता है, तो दैट इज फ्लोरीन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 60। इसके बारे में बस इतना ही जानना है, बाकी कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। बाकी डायमंड और ग्रेफाइट आप लिख लेंगे। एलोट्रॉप्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये पूछा जाता है।